नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। जेएसएससी सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 का संशोधित रिजल्ट जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के पहले चरण का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। यह बदलाव स्कूली शिक्षा विभाग के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किया गया है। उम्मीदवार अपना संशोधित रिजल्ट जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अगर कोई टाइपिंग या तकनीकी गलती पाई जाती है तो उसे सुधारने का अधिकार आयोग के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षित वर्ग ओबीसी SC/ST के तहत कम अंक या उम्र में छूट लेकर पात्रता परीक्षा पास की है, उन्हें जनरल सीट पर चयन नहीं दिया जा सकता है। यानी अगर किसी अभ्यर्थी ने आरक्षण का फायदा लिया है तो उसे जनरल कैटेगरी की सीट नहीं मिलेगी। ऐसे उम्मीदवारों को उनकी अपनी आरक्षित श्रेणी में ही रखा गया है। इसी वजह से जेएसएससी ने रिजल्ट में बदलाव किया है। जेएसएससी ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी से हटाकर आरक्षित श्रेणी में डाल दिया है। बोकारो के महुआटांड में हाथी ने दादा पोते को कुचला। 2 दिन में इलाके में 5 को मारा, 4 हुए घायल। 5 हाथियों का झुंड कर रहा उत्पात। रामगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र महुआटांड गंगपुर में जंगली हाथियों के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। शुक्रवार को हाथियों के झुंड ने एक घर पर हमला कर दिया, जहां हाथियों ने 55 साल के समर साव और उनके 3 साल के पोते अमन कुमार को कुचलकर मार डाला है। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण चीख पुकार करते रहे, लेकिन हाथियों के आतंक के कारण कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सूचना मिलने पर प्रशासन और वन विभाग की टीम हरकत में आई है। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का 5 सदस्यीय झुंड अचानक गंगपुर गांव में घुस आया और एक घर को निशाना बना लिया है। इसी दौरान समर साव और उनका पोता अमन कुमार हाथियों की चपेट में आ गए। दोनों को हाथियों ने बेरहमी से कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना इतनी अचानक हुई कि परिवार के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही हाथी गांव की गलियों में तांडव मचाते रहे। हाथियों के जाने के बाद ग्रामीण ने साहस जुटाकर शवों को बाहर निकाला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की 20वीं शादी की सालगिरह, रजरप्पा मंदिर में लिया आशीर्वाद। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अपनी शादी की 20वीं सालगिरह मना रहे हैं। दोनों ने इस खास मौके पर रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया है। उनके साथ उनके बच्चे भी मौजूद थे। 7 फरवरी 2006 को हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को जीवन संगिनी के रूप में चुना और शादी के अटूट बंधन में बंध गए थे। तभी से उनका साथ एक प्रेरक जोड़ी के रूप में माना जाता है। विवाह के बाद से ही कल्पना सोरेन ने अपने पति का हर कदम पर साथ दिया है। वे न केवल एक पत्नी बल्कि हेमंत सोरेन के राजनीतिक सफर की मजबूत सहायक और मार्गदर्शक बनकर उभरी हैं। उनका घर में आगमन सोरेन परिवार की तकदीर बदलने वाला साबित हुआ। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का रिश्ता राजनीतिक जीवन में भी बेहद प्रभावशाली है। हजारीबाग में परीक्षा देने जा रहे छात्रों की मिनी बस डिवाइडर से टकराई, बाइक सवार की मौत, 3 की हालत गंभीर। बरही थाना अंतर्गत पंचमाधव स्थित जीटी रोड पर शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों से भरी एक मिनी बस ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद अनियंत्रित बस डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार ग्रामीण की मौके पर मौत हो गई है, जबकि मिनी बस में सवार 5 परीक्षार्थी घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान बरकट्टा थाना क्षेत्र के चचकपी गांव के 55 साल के निवासी जयप्रकाश मेहता पिता ननक मेहता के रूप में की गई है। बताया गया कि वह अपने गांव चचकपी से बाइक पर सवार होकर अपने नए घर रोमी जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार सभी घायल परीक्षार्थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पब्लिक स्कूल मलकोको के छात्र हैं, जो मिनी बस से मां विंध्यवासिनी बीएड कॉलेज पदमा स्थित परीक्षा केंद्र जा रहे थे। हादसे के बाद घायलों को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल बरही में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अगले हफ्ते झारखंड को मिलेंगे 275 करोड़ रुपए। 15वें वित्त की दूसरी किस्त जारी करेगी केंद्र। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने झारखंड को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग की बेसिक ग्रांट की दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी है। इसके तहत राज्य को कुल 275.12 करोड़ रुपए अगले हफ्ते मिल जाएंगे। झारखंड ने पहली किस्त के उपयोग पंचायतों के गठन, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, परियोजनाओं की अपलोडिंग, खातों के समापन, ऑडिट और राज्य वित्त आयोग से जुड़ी सभी वैधानिक शर्तों को पूरा कर लिया है। पहली किस्त 24 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसे राज्य ने निर्धारित समय सीमा के भीतर पंचायतों को स्थानांतरित कर दिया है। अनुदान की राशि में से 75% ग्राम पंचायतों,
15% पंचायत समितियों और 10% जिला परिषदों को दी जाएगी। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनटाइड ग्रांट की दूसरी किस्त को लेकर केंद्र के विभागीय व्यय विभाग को अनुशंसा किए जाने के विषय में जानकारी मिली हुई है। चाईबासा में 150 महिलाएं मैया सम्मान योजना से वंचित, मंत्री कार्यालय का किया घेराव। चाईबासा स्थित झिकपानी प्रखंड से 150 महिलाओं के मैया सम्मान योजना के वंचित होने का मामला सामने आया है। बताते चलें कि राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना अगस्त 2024 में शुरू की गई थी, जिसके तहत 18 से 50 साल की महिलाओं के लिए यह योजना शुरू की गई थी। शुरू में इस योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपए दी जा रही थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार अब इस योजना का लाभ चाईबासा स्थित झिकपानी प्रखंड की चोया पंचायत के सैकड़ों महिलाओं को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से शुक्रवार को सैकड़ों महिलाओं ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। वहीं चोया पंचायत की मुखिया जयंती बिरुली के नेतृत्व में करीब 150 महिलाएं 18 किलोमीटर पैदल चलकर चाईबासा के सरनाडिया स्थित मंत्री दीपक बिरुआ के कार्यालय पहुंची और उसका घेराव किया। महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए मंत्री से इसकी शिकायत की है और कहा कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत में आवेदन जमा किया था, लेकिन उनको इसका लाभ अभी तक नहीं मिला है। आगे महिलाओं ने कहा कि कई बार प्रखंड कार्यालय के चक्कर भी लगाए गए हैं। कार्यालय कर्मियों द्वारा उन्हें बार बार सिर्फ आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द राशि मिलेगा, लेकिन महीना बीत गए, अब तक उनके खाते में एक बार भी राशि नहीं पहुंची है। झारखंड में ठंड का यू टर्न, हिमालयी बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ का असर, सुबह शाम बढ़ी कनकनी। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। ठंड ने जोरदार वापसी कर ली है। बीते 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सुबह और देर रात कनकनी बढ़ गई। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान गिरकर 6.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जबकि इससे पहले यह 13 डिग्री के आसपास था। राज्य के 13 से ज्यादा जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, खुंटी में 8.6 डिग्री, लातेहार और लोहरदगा में करीब 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुबह के समय ठंडी हवा और कोहरे के कारण जनजीवन खासा प्रभावित रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और हिमालय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का सीधा असर झारखंड के मौसम पर भी पड़ रहा है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक ठंडी हवाओं के कारण अगले एक हफ्ते तक लोगों को राहत मिलने की संभावना नहीं है। राज्य के ज्यादातर जिलों में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन के तापमान में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। इससे सुबह और देर रात ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जाएगा। अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बने रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व झारखंड के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। गिरिडीह में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक गिर सकता है। हजारीबाग के बड़का गांव में गोलीबारी, जेवर दुकान में 25 लाख के गहने की लूट। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बड़कागांव बाजार स्थित प्रभु सोने की दुकान में घुसकर हथियारबंद लुटेरों ने करीब 25 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। लूट की इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। जब स्थानीय लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने करीब 5 से 6 राउंड गोलियां भी चलाई हैं, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। लूट के बाद जब अपराधी दुकान से निकलकर भाग रहे थे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया। खुद को घिरता देख लुटेरों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कांग्रेस नेता रामसेवक सोनी के भाई सुधीर सोनी के हाथ में गोली लग गई। गोली लगते इलाके में भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लुटेरे मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद वे उसी बाइक से बड़का गांव की पश्चिम दिशा की ओर फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर ली। कोडरमा में एक साथ 10 बिरहोर बच्चों के लापता होने से हड़कंप, श्राद्ध भोज के बाद नहीं पहुंचे घर। कोडरमा के जयनगर प्रखंड अंतर्गत खरियोडीह पंचायत के गड़ियाई बिरहोर टोला से एक साथ 10 नाबालिग बच्चों के अचानक गायब हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजनों और ग्रामीणों ने पहले अपने स्तर से बच्चों की तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो मामले की सूचना प्रशासन को दी गई है। फिलहाल पुलिस बच्चों को ढूंढने में जुटी हुई है। हालांकि अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। घटना के संबंध में पंचायत के मुखिया राजेंद्र यादव ने बताया कि 1 फरवरी की रात गड़ियाई बिरहोर टोला के कई लोग परसाबाद में आयोजित एक श्राद्ध भोज में शामिल होने गए थे। वापसी के दौरान जब लोग घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनके बच्चे साथ नहीं लौटे हैं। अगले दिन परिजनों ने बच्चों के गायब होने की जानकारी उन्हें दी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल जयनगर थाना प्रभारी
उमानाथ सिंह को इसकी सूचना दी है। हालांकि आरोप है कि प्रारंभिक स्तर पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और बच्चों की खोजबीन की जिम्मेदारी मुखिया और ग्रामीणों पर छोड़ दी गई है। इसके बाद मुखिया राजेंद्र यादव ने ग्रामीणों के सहयोग से आसपास के इलाकों में बच्चों की खोज की, लेकिन सफलता नहीं मिली। गुमला में महिला की गला दबाकर हत्या, पुलिस की सौतेले पुत्र से पूछताछ जारी। घरेलू विवाद के कारण मर्डर की आशंका। गुमला के पालकोट प्रखंड स्थित कुरुम ऊपर खमान गांव में 40 साल की सुलोचना देवी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर पालकोट पुलिस शनिवार को मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतका के पति महेश्वर सिंह ने पुलिस को बताया कि गांव में उनके भतीजे के लिए बाहर से मेहमान आए थे। खान पान के बाद सुलोचना देवी बगल के घर जा रही थी, तभी नशे की हालत में गिर गई। उनके सौतेले पुत्र मीलू सिंह उन्हें उठाकर घर ले गए। इसके कुछ देर बाद अज्ञात अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस ने सुलोचना देवी के सौतेले पुत्र मीलू सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है कि हत्या आपसी घरेलू विवाद के कारण हुई हो सकती है। झारखंड में फर्टिलाइजर स्टॉक गड़बड़ी, खुदरा विक्रेताओं की ऑनलाइन रिपोर्ट पर सरकार सख्त, 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट तलब। रांची में खाद के खुदरा विक्रेताओं द्वारा ऑनलाइन स्टॉक की अद्यतन जानकारी नहीं देने का मामला गंभीर हो चुका है। उर्वरक कंपनियों ने राज्य सरकार से पुराने स्टॉक के मिलान की मांग की है और कहा है कि कई दुकानों में ऑनलाइन रिकॉर्ड में असामान्य मात्रा में खाद दिख रही हैं, जिससे संशय की स्थिति बन रही है। इस पर संज्ञान लेते हुए कृषि निर्देशक भोर सिंह यादव ने कोडरमा को छोड़ राज्य के सभी जिलों के कृषि पदाधिकारियों को खुदरा विक्रेताओं के स्टॉक की भौतिक जांच करने का निर्देश दिया है। 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। राज्य उर्वरक समन्वयक चंदन सिंह को रिपोर्ट संकलन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उर्वरक कंपनियों का कहना है कि कई खुदरा विक्रेता पुराने ऑनलाइन स्टॉक की जानकारी जारी कर रहे हैं, जबकि वास्तविक भंडार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। रिकॉर्ड में अधिक स्टॉक दिखने से आगे की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। राज्य सरकार हर साल भारत सरकार से खाद्य आपूर्ति का आग्रह करती है। आवंटन पूर्व के उपलब्ध स्टॉक के आधार पर तय होता है। यदि ऑनलाइन सिस्टम में अधिक स्टॉक दर्ज रहता है तो केंद्र सरकार नई आपूर्ति में कटौती कर सकती है। ऐसे में राज्य सरकार स्टॉक को वास्तविक स्थिति के अनुरूप अपडेट कराने पर जोर दे रही है। चाईबासा के मंगल हाट में जर्जर छज्जा गिरा, एक व्यक्ति घायल और बाइक क्षतिग्रस्त। चाईबासा के मंगल हाट क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पुराना छज्जा अचानक भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। इस हादसे में वहां खड़ी एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि एक राहगीर को चोट आई है। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल व्यक्ति को सहायता पहुंचाई और प्राथमिक इलाज कराया। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंगलहाट परिसर का यह हिस्सा काफी समय से जर्जर हालत में था। कमजोर संरचना के चलते छज्जा टूट कर गिर गया। सौभाग्यवश घटना के वक्त वहां भीड़ नहीं थी, अन्यथा नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था। हादसे के बाद दुकानदारों और राह चलते लोगों में दहशत का माहौल बन गया। लोगों का कहना है कि परिसर में कई हिस्से खस्ता हाल हैं, जिन पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मंगलहाट परिसर की तकनीकी जांच कराने और खतरनाक स्थिति में मौजूद ढांचों को शीघ्र मरम्मत की मांग की है। घटना की जानकारी मिलते स्थानीय पुलिस और नगर निकाय के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया कि मामले की जांच कर जरूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। गुमला में नेशनल हाईवे 43 बाईपास निर्माण के लिए किसान को जमीन का नहीं मिला मुआवजा, लगा रहा दफ्तरों का चक्कर। गुमला में भरदा से छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक लगभग 32 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे 43 बाईपास सड़क का निर्माण कार्य जारी है। इस परियोजना के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन मुआवजा वितरण में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। घटगांव पंचायत अंतर्गत जौरागढ़ गांव निवासी लाखों भगत ने बताया कि उनकी लगभग 61 डिसमिल जमीन सड़क निर्माण में अधिग्रहित की गई, जिसका मुआवजा 46 लाख रुपए से ज्यादा बनता है। आरोप है कि यह मुआवजा उन्हें न देकर उनके ही परिवार के अन्य सदस्यों को दे दिया गया। मुआवजा पाने के लिए लाखों भगत और उनके बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं और भू अर्जन विभाग एवं NHI के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। इस मामले में NHAI और भू अर्जन विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेदिनीनगर के वार्ड 5 से नीरा देवी निर्विरोध निर्वाचित, CEO ने सौंपा प्रमाण पत्र। नगर निकाय चुनाव के तहत मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 से
नीरा देवी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। नामांकन प्रक्रिया की समाप्ति के बाद किसी भी अन्य प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किए जाने के कारण यह घोषणा कर दी गई है। चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात नगर निगम के सीईओ द्वारा नीरा देवी को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस अवसर पर नगर निगम के चुनाव से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। सीईओ ने प्रमाण पत्र सौंपते हुए कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई गई है। उन्होंने नवनिर्वाचित पार्षद को बधाई देते हुए आशा जताई कि वे वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करेंगे। नगर निकाय चुनाव के कारण जैक बोर्ड परीक्षा पर संशय, अगले सप्ताह होगा फैसला। रांची में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच जैक बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन चुकी है। चुनाव और मतगणना की तिथियां परीक्षा कार्यक्रम से टकरा रही हैं, जिसके कारण झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा निर्णय अगले सप्ताह तक लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में जिस दिन निकाय चुनाव होना है उसी दिन इंटरमीडिएट की परीक्षा निर्धारित है। इसके अलावा इसी महीने कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी प्रस्तावित है, जिससे एक चुनौती बन गया है। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 24 फरवरी को कक्षा 8वीं की परीक्षा प्रस्तावित है। वहीं 25 फरवरी से कक्षा 11वीं और 28 फरवरी से कक्षा 9वीं की परीक्षा शुरू होनी है। चुनाव प्रक्रिया के तहत कई स्कूलों और कॉलेजों को मतदान केंद्र बनाया जाता है। ऐसे में मतदान और मतगणना के कारण परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। धनबाद में पिता बना हैवान, पत्नी ने लगाया बेटे की मौत का गंभीर आरोप। जानिए पूरा मामला। धनबाद के झरिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। झरिया के लोधना ओपी क्षेत्र में पिता पर अपने ही 2 महीने के बेटे की मौत का गंभीर आरोप लगाया गया है। बता दें, मामला लोधना अंतर्गत मधुबन 40 धोड़ा मुखिया मोहल्ला का है। आरोपी की पत्नी ने अपने ही पति पर लोधना ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। अपने बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार पति को उसके चरित्र पर शक था और इसी बात को लेकर वह अक्सर उसके साथ मारपीट करता था। आरोप है कि इसी पारिवारिक विवाद के बीच पति ने अपने ही मासूम बेटे की जान ले ली। मामले की सूचना मिलते ही लोधना पुलिस सक्रिय हो गई और आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग स्तब्ध हैं। 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर हुई सुनवाई। रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल डिस्चार्ज पिटीशन पर आंशिक सुनवाई पूरी हो चुकी है। यह सुनवाई पीएमएलए की विशेष अदालत में की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को की जाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा और वहीं ईडी की ओर से वकील जोहेब हुसैन सुनवाई में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते 6 दिसंबर को अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर खुद को निर्दोष बताते हुए इस मामले से आरोप मुक्त करने की गुहार लगाई थी। उन्होंने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यहीन है और उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। इस मामले में ईडी ने पहले कई बार कार्रवाई की थी। ईडी ने जमीन कारोबारियों समेत कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए कुल 10 बार समन भेजा गया था, जिनमें से 2 बार उनसे पूछताछ की गई है। गिरिडीह के बनियाडीह सीसीएल प्रोजेक्ट में मारपीट, कोयला लोडिंग को लेकर शुक्रवार रात भिड़े 2 पक्ष, विवाद में 5 घायल। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बनियाडीह स्थित सीसीएल परियोजना कार्यालय के समीप शुक्रवार देर रात कोयला लोडिंग अनलोडिंग को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस घटना में आजसू पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सह ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष कंपू यादव समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी मुफस्सिल थाना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला है। सभी घायलों को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घायल कंपू यादव ने बताया कि सीसीएल द्वारा एक ट्रक में 25 टन कोयला लोड किया जाना था, लेकिन कांटा पंच केवल 15 टन का किया गया। इसी बात को लेकर वहां मौजूद कर्मियों और ट्रक से जुड़े लोगों के बीच पहले कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने अचानक उन पर हमला कर दिया था। इस दौरान मौके पर मौजूद उनके साथियों ने भी बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की है। जमताड़ा पुलिस ने आरटीओ ई चालान के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा।
जमताड़ा में साइबर अपराध के एक मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आरटीओ ई चालान के नाम पर लोगों से साइबर ठगी करने के आरोप में की गई है। पुलिस अधीक्षक को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना जमताड़ा की टीम ने करमाटांड थाना क्षेत्र में छापेमारी की। ये छापेमारी साइबर अपराध थाना जमताड़ा के थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में की गई, जिसमें पुलिस निरीक्षक मनीष कुमार गुप्ता एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। टीम ने करमाटांड थाना अंतर्गत ग्राम रामपुर माधोपुर स्थित विष्णु राय के घर पर छापेमारी कर तीनों आरोपियों को साइबर अपराध करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम भोला मंडल, विष्णु राय एवं सरफराज अंसारी हैं। तीनों अभियुक्त जिला जमताड़ा के निवासी बताए जा रहे हैं। देवघर रोपवे दुर्घटना में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने देवघर रोपवे दुर्घटना त्रिकुट मामले में दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। ड्रिल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने की कार्रवाई को चुनौती दी है। ड्रिल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा उसे 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई को चुनौती दी है। इस याचिका को सुनवाई के लिए न्यायाधीश MM सुंदरेश और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ में पेश किया गया था। न्यायालय ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए राज्य सरकार और झारखंड पर्यटन विकास निगम को नोटिस जारी कर अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। जमताड़ा और मिहिजाम में बड़ा सियासी फेरबदल। अध्यक्ष पद से 2 और वार्ड पार्षद पद से 5 लोगों ने लिया नाम वापस। जमताड़ा नगर पालिका निर्वाचन 2026 के तहत नाम वापसी की प्रक्रिया में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। जिला जनसंपर्क कार्यालय जमताड़ा द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जमताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद में कई विधिमान उम्मीदवारों ने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है। नाम वापसी के बाद दोनों नगर निकायों में चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए खड़ी उम्मीदवार बबीता झा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। वहीं वार्ड पार्षद पद से वार्ड संख्या 11 की शोभना चंद्र और वार्ड संख्या 12 के रविलाल मोहली ने भी अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है। मिहिजाम नगर परिषद में अध्यक्ष पद से नईमा खातून ने नाम वापस लिया है। इसके अलावा वार्ड पार्षद पद से वार्ड संख्या 9 की पूर्णिमा बाउरी, वार्ड संख्या 17 के प्रिय रजक और वार्ड संख्या 18 की शिवानी राय ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। नाम वापसी की इस प्रक्रिया के बाद जमताड़ा और मिहिजाम दोनों जगहों पर चुनाव अब सीमित उम्मीदवारों के बीच सिमट चुका है। रांची में सब्जियों के दाम ने बिगाड़ा किचन का बजट। परवल और सहजन 200 के पार। राजधानी और आसपास के बाजारों में इस बार गैर मौसमी सब्जियों के दामों पर आसमान छूने का दौर चल रहा है। भिंडी, करेला, सहजन, कटहल, नेनुआ और परवल जैसी पसंदीदा सब्जियां आमजन की थाली से बाहर होती जा रही हैं। परवल का भाव 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है, जबकि सहजन भी 200 रुपए किलो बिक रही है। कटहल भी 100 रुपए के आसपास लेन देन हो रहा है। ये सब्जियां बंगाल, बिहार और दक्षिण भारत से मंगाई जा रही हैं, क्योंकि स्थानीय उत्पादन मार्च से अप्रैल से शुरू होगा। डेली मार्केट के थोक विक्रेता रवि कुमार ने बताया कि आपूर्ति कम होने से दाम चढ़ गए हैं। जब तक लोकल सप्लाई नहीं होती तब तक राहत मिलना मुश्किल है। दूसरी तरफ मौसमी सब्जियां जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, पालक, मटर व टमाटर सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि 1 महीने तक बारिश नहीं हुई तो ये सस्ती बनी रहेंगी। पलामू में मनोज सिंह वार्ड 23 से निर्विरोध निर्वाचित, अब डिप्टी मेयर की कुर्सी पर नजर। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। निगम की राजनीति की मुख्य धुरी माने जाने वाले कद्दावर नेता मनोज सिंह शुक्रवार को वार्ड नंबर 23 से निर्विरोध वार्ड पार्षद चुन लिए गए हैं। उनकी इस जीत ने न केवल उनके समर्थकों में उत्साह भर दिया है, बल्कि निगम की भावी सियासत के समीकरण भी बदल दिए हैं। बता दें कि मनोज सिंह शुरुआत से ही मेयर पद के सबसे प्रबल दावेदारों में गिने जा रहे थे। हालांकि सीट महिला के लिए आरक्षित होने के बाद उन्होंने अपनी रणनीति बदली और स्वयं को डिप्टी मेयर के पद के लिए आगे किया। इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने वार्ड नंबर 23 से चुनावी मैदान में कदम रखा, जहां जनता के अपार समर्थन और प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों व्यापक समर्थन से वे निर्विरोध चुन लिए गए हैं। निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद मनोज सिंह ने वार्ड नंबर 23 की जनता का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा, यह जीत मेरी नहीं बल्कि वार्ड नंबर 23 की देवतुल्य जनता की विश्वास और स्नेह की है। निर्विरोध चुना जाना मेरे लिए गौरव की बात है और यह जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। मेरा लक्ष्य मेदिनीनगर का समग्र विकास और हर नागरिक की समस्याओं का समाधान करना है। जमताड़ा के नारायणपुर में अवैध कोयला लदा ट्रक जब्त। फर्जी कागजात से 29.100 मीट्रिक टन कोयले का हो रहा था परिवहन, चालक गिरफ्तार। जमताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र के देवलवाड़ी पुलिस पिकेट के पास 5 फरवरी को वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध कोयला परिवहन का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में फर्जी कागजात के सहारे ले जाए जा रहे 29.100 मीट्रिक टन कोयले से लदे एक 14 चक्का ट्रक,
को जब्त किया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 5 फरवरी की देर रात दिबलवाड़ी पुलिस पिकेट पर नियमित वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान धनबाद की ओर से आ रहे एक 14 चक्का ट्रक को पुलिस ने रुकने का इशारा किया। चालक ने पुलिस के संकेत को नजरअंदाज करते हुए वाहन की रफ्तार बढ़ा दी और मौके से भागने का प्रयास किया। एम्बुलेंस में डीजल नहीं, बरवाडिया में तड़पता रहा ब्रेन हेमरेज का मरीज। झारखंड के लातेहार के बरवाडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की संवेदनहीनता का गंभीर मामला सामने आया है। ब्रेन हेमरेज से पीड़ित 45 वर्षीय राजूराम को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस में डीजल नहीं होने के कारण मरीज को घंटों अस्पताल में तड़पता छोड़ दिया गया। इस दौरान मरीज की हालत लगातार बिगड़ती चली गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने साफ शब्दों में कह दिया था कि जब तक एम्बुलेंस के लिए डीजल के पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक मरीज को रेफर नहीं किया जा सकता। एम्बुलेंस चालक और संबंधित कर्मियों ने 600 रुपए की मांग की थी। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले परिजन इतनी राशि का इंतजाम नहीं कर पाए, जिससे मरीज को समय पर उच्च चिकित्सक सुविधा नहीं मिल पाई। हालांकि मामले की जानकारी मिलने पर पश्चिमी जिला परिषद सदस्य संतोषी शेखर अस्पताल पहुंचे। स्थिति को गंभीरता को देखते हुए उन्होंने मानवीय पहल करते हुए अपनी जेब से 600 रुपए देकर एम्बुलेंस में डीजल भरवाया। इसके बाद ही सरकारी एम्बुलेंस मरीज को लेकर MMCH मेदिनीनगर के लिए रवाना हो पाया। पुल मरम्मत ने कई ट्रेनों का मार्ग बदला। राजधानी एक्सप्रेस टोरी लोहरदगा रांची होकर चलेगी। हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस का भी रूट बदला। रांची रेल मंडल के अंतर्गत रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर चल रहे मरम्मत कार्य को देखते हुए रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस सहित कुल 10 ट्रेनों के मार्ग, ठहराव और समय सारणी में अस्थायी बदलाव किया है। यह बदलाव अलग अलग तिथियों में प्रभावी रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रैक की मजबूती, स्लीपर और सिग्नल सिस्टम के उन्नयन को लेकर यह कार्य किया जा रहा है। इसी कारण कई ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से चलाया जा रहा है, जबकि कुछ पैसेंजर ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया है। बदलाव के चलते रांची लोहरदगा टोरी टाटी सिलवे मेसरा बरकाकाना समेत आसपास के स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा हो सकती है। जमशेदपुर के कैरव गांधी के अपहरण की पूरी कहानी। दिसंबर से थी प्लानिंग, इंडोनेशिया से मास्टरमाइंड कर रहा था मॉनिटरिंग। जमशेदपुर के युवा बिजनेसमैन कैरव गांधी के अपहरण की पूरी कहानी अब सामने आई है। कैरव गांधी के अपहरण के लिए दिसंबर महीने से ही प्लानिंग की जा रही थी। इस पूरे अपहरण का मास्टरमाइंड इंडोनेशिया में बैठकर मॉनिटरिंग कर रहा था। जिस स्कॉर्पियो से कैरव गांधी को उठाया गया था उसे OLX पर खरीदा गया था। इस हाई प्रोफाइल अपहरण कांड की कहानी के तार कोई सामान्य किडनैपिंग नहीं, बल्कि पंजाब, झारखंड और बिहार तक फैले एक संगठित अपराध गिरोह की सुनियोजित साजिश थी। इसका मास्टरमाइंड लुधियाना निवासी तेजिंदर पाल सिंह उर्फ सरदार जी हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी नालंदा के इस्लामपुर निवासी मोहम्मद इमरान उर्फ आमिर के पुलिस को दिए अपराध स्वीकारोक्ति बयान में पूरी साजिश का खुलासा किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि फिरौती के लिए 10 करोड़ रुपए की कॉल इंडोनेशिया से की गई थी। रामगढ़ के बिजोलिया ओवरब्रिज पर हादसा, कार ने डिवाइडर तोड़ स्कूटी को मारी टक्कर, 2 लोग हुए घायल। रामगढ़ थाना क्षेत्र के बिजोलिया रेलवे ओवरब्रिज पर शुक्रवार की देर रात सड़क हादसा हो गया। स्विफ्ट डिजायर कार के अनियंत्रित होने से पहले डिवाइडर पर चढ़ गया और फिर सामने से आ रही एक स्कूटी उसकी चपेट में आ गई। हादसा इतना तेज था कि ओवरब्रिज पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना में स्कूटी सवार 2 लोग गंभीर घायल हैं, जबकि कार में सवार लोगों को भी चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्विफ्ट डिजायर कार बिजोलिया से ब्लॉक की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक कार चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और कार सीधे डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार आगे बढ़ते हुए स्कूटी से जा भिड़ी। जमशेदपुर आतंकी साजिश में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जमशेदपुर आतंकी साजिश मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। जमशेदपुर के कपाली थाना क्षेत्र से 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है। दोनों पर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल से जुड़े होने का संदेह है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कपाली थाना क्षेत्र स्थित अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक घर में छापेमारी की। स्थानीय पुलिस के सहयोग से की गई इस कार्रवाई में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिलने के बाद दोनों युवकों को छोड़ दिया गया। फिलहाल किसी भी एजेंसी ने इस पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़ा माना जा रहा है। खुफिया विभाग को इनपुट मिला है कि जमशेदपुर के कुछ युवकों ने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ली है और वे अब स्लीपर सेल के रूप में सक्रिय हैं। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।